आज का वीडियो किसी पद्धति को लेकर नहीं, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, बहुत सी पद्धतियां हैं। उसमें किसी को ये ना करके कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, पर वास्तविकता के आधार पर आंकलन करना जरूरी है, उसके आधार पर है। जैसा कि ये सभी जानते हैं और ये मानते भी हैं और मानना भी चाहिए कि कोई पद्धति अपने आप में पूर्ण नहीं है। कोई पद्धति किसी में आगे है तो कोई पद्धति किसी में आगे है। एलोपैथिक अगर देखा जाए तो सर्जरी, पैथोलॉजी और वैक्सीनेशन, एंटीबायोटिक जो उसके मूल आधार हैं उनको लेकर है। आयुर्वेदिक, जैसा पहले भी कहा कि आयुर्वेदिक जो है वो एक जीवन का रहने का आपको बताता है कि जीवन में किस तरह से रहा जाए जिससे कि आपके जीवन में मिनिमम न्यूनतम परेशानियां आए, आप सेहतमंद रहें, ज़िंदगी में परेशानियां कम से कम रहें। होम्योपैथी अलग सिद्धांत पे काम करती है, यूनानी अलग पद्धति पे काम करती है, तासीर और बहुत सी चीज़ें हैं, और वहीं पर चाइनीज़ हैं और बहुत सी विधाएँ हैं जो उस पर काम करती हैं। पर हो क्या रहा है, परेशानी कहाँ पर आ रही है? परेशानी यहाँ पर आ रही है कि एलोपैथी अभी बहुत ज़्यादा प्राचीन पद्धतियों में से नहीं है। जहाँ आयुर्वेदिक हज़ारों साल से प्रूव्ड पद्धति है, उसने अपना जो वर्चस्व बनाया है, उस वर्चस्व के आधार पर वो मान के चलती है कि उसके आगे कोई नहीं है। यहीं से उसका फेलियर शुरू होता है। उसे देखना चाहिए कि दूसरी पद्धतियाँ क्यों आगे हैं, कि उसमें क्या अच्छाई है। और देखा जाए तो एलोपैथी भी उन्हीं पद्धतियों से निकली हुई पद्धति है। आयुर्वेदिक जो हज़ारों साल से शहद की बात करते रहते हैं, शहद को लेके उन्होंने बताया कि इसमें इतने फ़ायदे हैं, इतनी चीज़ें हैं। एलोपैथी ने क्या किया, शहद उसने भी एक्सेप्ट किया, पर शहद के साथ उसने कहा कि इसमें इतने % शुगर है, इतने % फ्रुक्टोज है, इसमें इतने मिनरल्स हैं। उसको एनालिसिस किया और उसको बताया तो लोगों को लगा हाँ ये सब ज़्यादा सही है। परंतु अगर देखा जाए तो एलोपैथी की कुछ फेलियर्स अपनी जगह हैं। ये अच्छाई बात है कि कुछ उसने अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट किया, पर कुछ को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है। और आज के कंपटीशन वाले युग में वो कहीं ना कहीं डरने लगे हैं दूसरी पद्धतियों से जो सामने आ रही हैं। अगर आप देखा जाए, एलोपैथिक ने जो अपने को एक पद्धति को एक्सेप्ट किया, जो गलती को जो पहले होती रही है उनसे। जब हम छोटे थे तो पढ़ाया जाता था कि कोई आदमी जल जाए तो उस पर पानी मत डालिए, कंबल लपेट दो। मैंने डॉक्टर दोस्तों से भी कहा, मैंने कि आज की तारीख में कहा जाता है कि फ़ौरन पानी डालिए, बर्फ़ रखिए। तो देखा जाए तो दोनों 180 डिग्री पर हैं। अगर आज सही हैं तो पहले गलत थे, तो पहले कितने लोग मार दिए। उन्होंने चलो एक्सेप्ट किया, अपने को सुधारा। ऐसी आज की तारीख में जो कोरोना का युग चल रहा है, उसमें एक जो मेन प्रॉब्लम आ रही है, जिसको अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है और ना समझना चाह रहे हैं, उसके परिणाम वो स्वयं भुगत रहे हैं, जिसमें बहुत डॉक्टर भी मारे गए कोरोना की वजह से। उसमें है कोरोना की प्रवृत्ति और जो दी जा रही दवाइयाँ। कोरोना एक बहुत हल्का वायरस है, इतना बड़ा वायरस नहीं जितना बड़ा बना दिया गया है अगर वायरस को देखा जाए। पर वो क्यों मारता है? वो मारता है अपनी संख्या के बल पर। शुरू में वायरस जब एंटर प्रवेश करता है तो लाखों में होते हैं, फिर मल्टीप्लाई करता है, कुछ दिनों में बिलियंस हो जाते हैं। जब बिलियंस में पहुंच जाते हैं तो सिम्टम आना शुरू होता है, चाहे वो सिम्टम बुखार के रूप में आए, चाहे दर्द के रूप में आए, चाहे किसी रूप में आए, सांस लेने में तकलीफ हो। फिर हम बताते हैं कि पहले टेस्ट करा लो, RT-PCR करा लो, जो बहुत से टेस्ट हैं। जब उन टेस्टों को लेके चलते हैं तो एक परेशानी आती है, वो परेशानी है समय लगता है। दूसरा एलोपैथिक में जो कह दिया क्वारंटाइन करिए, एक कोने में बैठ जाइए। अरे भाई, बैठ जाओगे तो वायरस जो मल्टीप्लाई कर रहा है, इसकी ताकत ही मल्टीप्लिकेशन है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि मच्छर में कोई ताकत नहीं है, मच्छर आदमी को मार सकता है। ये भी बताया कैसे मार सकता है। वो मार सकता है अपनी संख्या के बल पर। 10-20 मच्छर हों तो काटते हैं, परेशान करते हैं।
आप ऑल आउट लगा लो, कोई हवा चला लो, चद्दर ओढ़ लो, एसी चला लो, 100-200 भिन भिन आते हैं। 1000-2000 परेशान करते हैं, 1,50,000 हो जाए तो बहुत तकलीफ में ले आते हैं। अगर उसी कंपनी में 10-20 लाख 50 लाख हो जाएं तो मैं कह सकता हूँ कि आदमी को मार लेंगे, क्योंकि ना सांस लेने देंगे नाक से, ना मुंह से लेने देंगे, वो मार देंगे आदमी को। यही वायरस कर रहा है। वायरस का जो मल्टीप्लिकेशन है इतना फास्ट है, और आपने जहाँ 3-4 दिन और दे दिए, 3-4 दिन में तो मालूम पड़ता है कि वायरस आ गया शरीर में, शुरू में तो मालूम ही नहीं पड़ता। आपने जब मालूम पड़ता है तो आपने क्वारंटाइन कर दिया, और क्वारंटाइन के बाद आपने क्या, जब फीवर आया तो क्रोसिन दे दी, आपने डोलो दे दिया, पैरासीटामोल जो भी है उसके प्रोडक्ट्स दे दिए। अब वो कोई बुखार को सही नहीं करते, वो बुखार के टेम्परेचर डाउन करते हैं। डॉक्टर भी कहते हैं कि वो डॉक्टर टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं। टेम्परेचर डाउन करने से क्या होगा, ये सभी को पता है कि शरीर से अच्छा डॉक्टर कोई नहीं है। उसने टेम्परेचर क्यों बढ़ाया, वो जानता है कि बहुत से बैक्टीरिया वायरस टेम्परेचर से मर जाएंगे। अब आपने उसको उस भट्टी चढ़ाई शरीर ने, आपने पानी डाल दिया, अब वायरस फ्री है, अब जो चाहे वो करे, और वो इतने मल्टीप्लाई हो जाते हैं कि आपको मार लेते हैं। बच गए तो आपको मुकद्दर। दूसरा एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक सभी जानते हैं किसी वायरस पर काम नहीं करता, फिर भी आप एंटीबायोटिक दे रहे हैं। सबसे खतरनाक वायरस तो रेबीज है, जिसका असर एक बार आ गया, अभी तक कोई दवाई नहीं है। और एंटीबायोटिक क्यों नहीं लेनी चाहिए, ये एलोपैथिक में भी खतरनाक है। ये वेरी एक्सेप्शनल, इट शुड बी टेकन। एंटीबायोटिक को समझने के लिए ज़रूरी है पहले आप अपने सुरक्षा तंत्र को समझें कि शरीर अपनी सुरक्षा कैसे करता है। उसकी सुरक्षा जो करता है कि कोई फॉरेन बॉडी जब जाती है शरीर में, तो शरीर के अपना सिस्टम है। आँख देखिए, आँख में हमेशा पानी रहता है, ये एंटीबैक्टीरियल होता है, डॉक्टर भी जानते हैं। बैक्टीरिया को प्रवेश नहीं करने देता। मुंह की लार भी है, नाक में है, जो भी प्रवेश द्वार है, स्किन है। अब आप देखिए, स्किन भी बैक्टीरिया को प्रवेश नहीं करने देती। कहीं से कट लग जाए तो बैक्टीरिया वहाँ से प्रवेश करने की कोशिश करता है। तो शरीर उस वहाँ पर लड़ाई लड़ता है, दर्द होता है, जलन होती है, शरीर खुरंट बनाता है। अगर इत्तेफाक से पहले शरीर रोकता है, अब जैसे आपकी कोठी है, आपकी एक फैक्ट्री है, आपकी एक सोसाइटी है, वहाँ लोग रहते हैं, तो वहाँ गेट पे चौकीदार होता है। अब चौकीदार पहले स्टेज पे फिल्टर कर देता है, जो बाहर से आता है वो रोक देता है, समझ लेता है कि इसमें से कितने दोस्त हैं, कितने दुश्मन हैं, पर वो हर एक को नहीं पहचान सकता, तो कुछ को जानने देता है। परंतु शर्त ये होती है कि जब उसे फ्लैट के मालिक से मिलना है, उससे पहले उसके पीआरओ से मिलना होगा। तो एक गार्ड उसे लेके जाता है। पीआरओ, जिसे हम टी सेल्स कहते हैं, T4 सेल्स और लिम्फोसाइट्स कहते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि दोस्त है कि दुश्मन है। जब वो डिसाइड कर लेते हैं कि दुश्मन है, तो उसे बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं। वो गार्ड से कहते हैं ले जाओ। तो गार्ड जो है, आपकी बॉडी की गार्ड क्या है, वो एक प्रोटीन है। उस फॉरेन बॉडी पे प्रोटीन कोट हो जाती है, और वो उसे बाहर फेंकने की कोशिश करता है, और वो बाहर जाना नहीं चाहता। यहीं से आपकी लड़ाई शुरू होती है शरीर के अंदर, जिसे हम एंटीबॉडीज और वो करते हैं। अब क्योंकि विज्ञान ने प्रगति कर ली, तो आपने देखा कि ये एक दुश्मन है जो अपना सिम्टम दे रहा है। जब लड़ाई होगी तो बुखार आएगा, दर्द होगा, जलन होगी, कुछ ना कुछ परिणाम जरूर आएंगे। तब वो शरीर क्या करता है कि वो अपनी शस्त्र चलाता है। अब आपने उसको टेस्ट किया, पैथोलॉजी आ गई, उसने ये देखा कि ये दुश्मन है, और ये दुश्मन किससे ख़त्म हो सकता है। उस दुश्मन को उसने तीर चलाया, उसने वो गोली चलाई। अब आप ये देखिए कि जो दुश्मन, एक प्रोटीन कवर जो आपके गार्ड ने घेर रखा है, जो प्रोटीन उस दुश्मन पर चढ़ी हुई है, वो क्या करेगा, पहले अपने सुरक्षा तंत्र को ख़त्म करेगा, उस प्रोटीन को ख़त्म करेगा, तभी वो भीतर वाले को मार सकता है। तो पहला ये सिद्धांत हुआ कि वो आपके शरीर के लिए ही नुकसानदायक है, आपके सुरक्षा तंत्र को ही कमज़ोर कर रहा है। अच्छा, उसके बाद वो भीतर वाले को मारता है। अब ये सभी जानते हैं फिनिट से मच्छर मर जाता है, पर आप देखिए पूरे कमरे में फिनिट करने के बाद कुछ मच्छर फिर भी रह जाते हैं, फिर वो मल्टीप्लाई करते हैं अपने आप को। ऐसी 4-6 बार जब फिनिट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो फिनिट के लिए रेजिस्टिव हो जाते हैं। इसी को एंटीबायोटिक में कहते हैं, भाई ये एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है, रेजिस्टिव हो गया बैक्टीरिया, इसके लिए अब दूसरा एंटीबायोटिक लाओ, क्योंकि एंटीबायोटिक इलाज नहीं है। अब आप कहेंगे एंटीबायोटिक इलाज नहीं तो फिर क्या है। अब आप देखिए आयुर्वेदिक, देखिए आयुर्वेदिक में तब भी मूल तत्व रहते हैं, होम्योपैथिक तो मूल तत्व भी नहीं होते, और वो काम करता है। अब आप कहेंगे बहुत से लोग मानते हैं होम्योपैथिक काम नहीं करती। आप मसे को देखिए, मसा
वाल्ट जिसे कहते हैं, बहुत से शरीर में निकलते हैं। कोई पैथी अभी तक ऐसी नहीं बनी जो वाल्ट को गिरा दे, केवल होम्योपैथी। एलोपैथी में सर्जरी है, आयुर्वेदिक में भी बहुत सी है कि इसमें चूना लगा दो, बाल से बांध दो, कट जाएगा, परंतु गिरा नहीं सकता। होम्योपैथी उसे गिरा देती है, प्रूव है। मलेरिया है, मलेरिया में आप कुनेन देंगे, चलो आपने वो मार दिया, प्रोटोजोआ मार दिया मलेरिया का, पर होम्योपैथिक तो में कुछ है ही नहीं। वो तो जितना डाइल्यूशन होता है उसमें वो मूल तत्व सब निकल जाते हैं, फिर भी काम करती है। तो जो बैक्टीरिया है, एक बार आप देखिए, बैक्टीरिया, आप फल खाते हैं, सेब खाते हैं, केला खाते हैं, अब आप देखिए वो आप ना खाएं तो सड़ जाते हैं, पैच बन जाते हैं सड़ने के। अब आप उसमें देखिए तो बैक्टीरिया निकलता है उस पैच में। अब आपके सामने दो सिद्धांत काम करते हैं कि बैक्टीरिया ने सेब सड़ा दिया, पहला सिद्धांत। दूसरा है कि सेब सड़ गया इसलिए बैक्टीरिया आए। यहीं से दो सिद्धांत बदलते हैं होम्योपैथी और एलोपैथी में। एलोपैथी कहती है बैक्टीरिया ने सेब सड़ा दिया इसलिए बैक्टीरिया मार दो तो सेब नहीं सड़ेगा, जो सिद्धांतिक गलत है, क्योंकि प्रकृति ने हर एक की अपनी लाइफ दी हुई है। सेब महीना 2 महीना चल जाएगा पकने के बाद, टमाटर 4-6 दिन चलेगा, गेहूँ साल भर चलेगा, हर एक की अपनी प्रकृति। आदमी 100 साल चलेगा, अब ये नहीं आदमी अनंत काल तक चलेगा, सबके अपने वो हैं। अब जब इसको हम लेके चलते हैं कि भाई, और दूसरा सिद्धांत है कि बैक्टीरिया, सेब सड़ गया इसलिए बैक्टीरिया आए। जैसे कोई जानवर मरता है तो गिद्ध आते हैं, गिद्ध ने किसी जानवर को नहीं मारा, पर मरते तो सफाई के लिए आते हैं। प्रकृति में ये आप समझ लीजिए सफाई करने के लिए ये भेजे हुए तंत्र हैं कि सफाई कैसे हो। आदमी है जला देगा, गाड़ देगा, दफन कर देगा, कुछ भी करेगा, पर प्रकृति में तो जंगल है, सब जगह रह रहे हैं, इतने जानवर जन्म लेते हैं, मरते हैं, अगर वो ना हो तो क्या हो। तो ये प्रकृति के दूत हैं। इस सैद्धांतिक तौर पर ये सफाई कर्मी है जो सफाई करते रहते हैं। अब आपने गिद्ध के ऊपर, मरे हुए जो जानवर मर रहा है उसके ऊपर आपने जाल डाल दिया, अब जाल से जानवर में जान तो आएगी नहीं, गिद्ध नहीं आएंगे, वो नीचे सड़ेगा। एंटीबायोटिक जो आपके हैं, इनसे जो अगर आप देखेंगे तो एंटीबायोटिक जो है हमारे सैद्धांतिक तौर पर गलत है। ये एलोपैथी की अच्छाई है, वो सर्जरी में आगे हैं, पैथोलॉजी में आगे हैं, आपके वैक्सीनेशन में आगे हैं। हिंदू धर्म में वैक्सीनेशन देखिए, पहले जो होता था मंदिरों में देखिए, शिव का वो होता था, शिवलिंग के ऊपर एक घड़ा लगा रहता था, घड़े के ऊपर पानी रहता था, उसमें छेद कर दिया, बूंद बूंद पानी टपकता था। सभी लोग जाते थे, उसमें पानी डाला, वो बूंद टपक रहा, वो फूल पत्थर चढ़ाए, भांग धतूरा चढ़ाया। और शिवलिंग ऐसा है जो एक गड्ढे में होता था और उससे एक नाली निकलती थी, और शिवलिंग की परिक्रमा नहीं होती, सभी देवताओं की परिक्रमा होगी, शिवलिंग की नहीं होती। उस पानी को भी इकट्ठा करके छान के उसमें पुराने लोग जानते हैं काली मिर्च, लौंग, इलायची, अदरक मिला के साफ करके उसमें डालते थे और थोड़ा थोड़ा एक आधी चम्मच देते थे पीने के लिए। ये सोशल इम्यूनेशन सिस्टम था, वो सोशल वैक्सीनेशन सिस्टम था। पर इन सिद्धांतों ने क्या किया कि अपनी पैथोलॉजी लैब नहीं थी, पैथोलॉजी एलोपैथी लेके आया, इसको वो सिद्ध नहीं कर पाए, और सिद्ध करने उन्होंने कोशिश भी नहीं करी, उन्हें तो हमारा काम करता ही करता है। ये पद्धतियाँ हम अपनी अच्छाइयाँ, चाहे वो एलोपैथिक हों, चाहे वो आयुर्वेदिक हों, चाहे होम्योपैथिक हों, अपने, अगर हमें मनुष्य जाति का भला करना है तो सबकी अच्छाइयाँ लें और आपस में सहयोग करके आगे बढ़े, ना कि एक दूसरे को लेके हम कहें ये नहीं जानता, वो नहीं जानता, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। एलोपैथी में देखिए जितना नुकसान ये 2 दवाइयाँ कर रही हैं, एंटीबायोटिक और पैरासीटामोल, इतना नुकसान अभी तक एलोपैथी में किसी ने नहीं किया है। इन 2 के बदले सर्जरी की ज़रूरत है, बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने इतना एडवांसमेंट किया, इक्विपमेंट्स हैं, सर्जरी सिस्टम्स हैं। वहीं पर आयुर्वेदिक ने अपना खान पान, रहन सहन आप रखिए, फिट रहेंगे। और वहीं पर आप देखिए होम्योपैथी अपने सिद्धांत है। आज तक एलोपैथी में एक वायरस का इलाज नहीं है, सर्दी हो जाए, नाक बहने लग जाए, उसका इलाज नहीं है। रेबीज़ है, रेबीज़ जो है इसका अभी तक किसी के पास इलाज नहीं है। जिसको रेबीज़ हो गया उसका ये समझ लिए अंत ज़रूरी है। रेबीज़ का प्रिवेंशन है, ये वायरस बहुत हल्का है, वैक्सीनेशन एक प्रिवेंशन की तरह है, इसके इलाज भी हैं। होम्योपैथी से सबसे बढ़िया इलाज में होम्योपैथी में है, आयुर्वेदिक इसमें अच्छा काम कर रही है, और एलोपैथी को अपने एक सपोर्ट लेवल तक ही उसमें काम कर पाती है, क्योंकि वायरस का कोई इलाज नहीं है। अगर आपको ये वीडियो सही लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।